Hello student, again welcome. Last time I have made the video of this chapter part 1, but some of the student have problem that the voice was not clear and it was so slow. काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम था या उन्होंने शिकायत की थी कि आवाज़ नहीं आ रही है, सही सुनाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए क्या किया जा रहा है, इस बार से मैं एक बार फिर से उसी चैप्टर का वीडियो बना रहा हूँ ताकि जिनको समझ नहीं आया या जिनको सुनाई नहीं दिया है वो फिर से इसको क्लियरली समझ ले। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं फोर्थ चैप्टर विच इज़ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मटेरियल्स, अगर चैप्टर के पहले वर्ड को देखा जाए मटेरियल्स यानी वस्तुएं, कुछ सामान वस्तुएं जो हमारे घर आसपास घर के अंदर या बाहर जो होती हैं, जो कुछ मेटल की बनी होती है, जैसे बर्तन, दरवाजे, खिड़कियाँ या कुछ अन्य चीज़ें, बकेट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हैंडल हो गया दरवाजे का, या ताला, चाबी, की एंड लॉक, एंड देयर आर मैनी थिंग्स। मोबाइल के पार्ट्स हो गए या कुछ और चीज़ें, उसमें प्लास्टिक हो गया और कुछ मेटल के पार्ट्स से भी बना होता है। तो इस तरह से डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है या मेटल नॉन मेटल के ही बने होते हैं। तो उसको हम लोग समझने के लिए कुछ प्रॉपर्टी को ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी है अपीयरेंस एंड हार्डनेस, कि किस तरह से कोई मटेरियल दिख रहा है और उसका हार्डनेस, वो कितना सख्त है, कितना मजबूत है, कितना हार्ड है, वो उसके बेसिस पर हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल में किसी भी मटेरियल को। जैसे कि आपके बुक के पहले पेज पे कुछ टेबल दिया है, कुछ चीज़ें इस पर लिखी हैं, जैसे आयरन। तो आयरन यानी कि लोहा, लोहे को अगर लेंगे और किसी चीज़ से घिसेंगे तो थोड़ा सा शाइन करने लगेगा, जितना ज़्यादा घिसेंगे उतना ज़्यादा उसमें शाइननेस आएगा उसके सरफेस पे, ठीक है। अगर और नीचे दूसरा जो मटेरियल दिया है कोल यानी कोयला, अब कोयले को घिसेंगे तो क्या उसमें चमक आएगी? नहीं। तो यहाँ पे क्लियर कट एक डिफरेंस दिख रहा है कि मेटल जो लोहा था, आयरन था, उसको घिसने पे उसमें शाइननेस आ रहा था, अपीयरेंस उसका अलग है, जबकि कोयले का अपीयरेंस अलग है, वो चमक नहीं रहा है। ये एक कंट्रास्टिंग बहुत ही क्लियर कट डिफरेंस दिख रहा है। उसके बाद अगर इन दोनों का हार्डनेस हम लोग कंपेयर करें तो आयरन जो है उसको पीटेंगे तो वो जल्दी टूटता नहीं है। वो जितना हम लोग फोर्स अप्लाई करके उसको पीटेंगे हैमर से, वो उतना ही उसको झेलता जाएगा, और भले ही थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो जाएगा, यानी वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा या पतला चिपटा हो जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। जबकि कोयले को पीटेंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो यहाँ भी एक क्लियर कट डिफरेंस दिख रहा है कि लोहा बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसको जितना हैमर करें, जितना पीटें हैमर से, वो टूटता ही नहीं है। जबकि आयरन कोल जो है एक ही बार में स्ट्राइक करेंगे, मारेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि जो मेटल होता है वो शाइननेस वाला होता है, उसमें शाइन होता है, चमक होती है, साथ में वो बहुत हार्ड होता है, जैसा कि आयरन के केस में है। और दूसरे केस में कोयले को देखें, कोल को, तो वो तो एक तो डल रहता है देखने में, कलर उसका एकदम चमकीला नहीं होता है, और साथ में हार्डनेस का तो उसका पूछिए मत, बहुत ही कम फोर्स लगाने पे, हैमर करने पे वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। अब ये जो नॉन मेटल पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, इस प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस बोलते हैं, ठीक है। ब्रिटलनेस का मतलब है कि ब्रिटलनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल बाय विच इट्स गेट ब्रोकन इनटू पीसेस व्हेन इट इज स्ट्राइक विथ समथिंग लाइक हैमर। यानी किसी मजबूत चीज़ से अगर किसी नॉन मेटल को पीटते हैं तो चीज़ें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, बहुत ही थोड़े से फोर्स लगाने पर। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको ब्रिटलनेस बोलते हैं। और ये प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है? केवल नॉन मेटल में, या मोस्टली नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स में ये नहीं पाई जाती है। तो इसी तरह और भी चीज़ें दी गई हैं। सल्फ़र, सल्फ़र जो एक तरह का केमिकल है, सल्फ़र पाउडर, ये येलो कलर का होता है, और चूँकि ये पाउडर है और इसमें शाइन एकदम नहीं होता है, साथ में ये पाउडर है तो इसमें इसका हार्डनेस का तो बात ही मत पूछिए, काफ़ी बहुत ही नेग्लिजिबल हार्डनेस रहेगा एज कम्पेयर टू एनी अदर मेटल लाइक एलुमिनियम। एलुमिनियम के आप बर्तन देखते होंगे, जैसे कि प्रेशर कुकर वगैरह बनता है, काफ़ी मजबूत रहता है, उतने प्रेशर को वो कंट्रोल करता है। तो यहाँ भी कंट्रास्टिंग डिफरेंस दिख रहा है। इस तरह से डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम लोग क्लियरली बता सकते हैं कि अपीयरेंस और हार्डनेस में मेटल और नॉन मेटल बिल्कुल अलग अलग होती हैं। अब आते हैं कुछ
और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे अभी एक फिजिकल वर्ड जो आया है इसको भी समझना जरूरी है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब एनी प्रॉपर्टी विच कैन बी इजीली ऑब्जर्व बाय आवर सेंसेस लाइक आवर आइज और वी कैन फील इट बाय टचिंग। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जिनको हम लोग क्लियरली देख सकें, फिजिकली वास्तव में देख सकें होते हुए, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, या उसको महसूस कर सकें। तो यही प्रॉपर्टीज़ में अपीयरेंस भी आ गया कि कैसा दिख रहा है, मेटल या नॉन मेटल, चमकीला है कि नहीं चमकीला है, शाइननेस है या नहीं, हार्डनेस है या नहीं, ये हम लोग महसूस कर सकते हैं, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसके बाद ये हार्डनेस के ऊपर ही एक एक्टिविटी दिया है आपके बुक में, एक्टिविटी 4.1। इसमें क्या किया है कि एक दो कील लिए आयरन नेल और उसको हैमर से पीटा जा रहा है। तो हैमर से पीटने पे क्या हो रहा है कि वो आयरन के नेल जो पॉइंटेड और सिलेंड्रिकल शेप का होता है वो टूट नहीं रहा है, वो थोड़ा सा चिपटा हो जा रहा है, यानी पतला होते जा रहा है। यानी वो हैमर के फोर्स से अप्लाई करने पर पतला होते जा रहा है, लेकिन टूट नहीं रहा है, यानी वो फोर्स को टैकल कर रहा है, झेल रहा है, टूट नहीं रहा है। तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है मेटल की। जैसा कि हम लोग समझे थे कि मेटल बहुत हार्ड होता है, ये काफ़ी फोर्स को टैकल करता है, रजिस्ट करता है और जल्दी ब्रेक नहीं होता है। ऐसा ही सेम एक्टिविटी है हैमर वाला हम लोग अन्य चीज़ों पे कर सकते हैं। अदर चीज़ें क्या है, कोल पीस, कोयले का टुकड़ा लेंगे, उसको हैमर से मारेंगे तो वो एक ही बार में टूट जाएगा, क्योंकि वो ब्रिटल होता है, तुरंत ही टुकड़े टुकड़े में बिखर जाएगा। सेम एक्टिविटी हम लोग एल्युमिनियम वायर पे, एल्युमिनियम का तार लेंगे, उस पर करेंगे, हैमर से पीटेंगे तो वो भी टूटेगा नहीं, थोड़ा पतला हो जाएगा, चिपटा हो जाएगा। और सेम ही एक्टिविटी हम लोग किस पे कर सकते हैं, पेंसिल लीड पर। जो पेंसिल का लीड होता है ब्लैक कलर का, उस पर कर सकते हैं। तो पेंसिल का लीड जैसे ही मारेंगे वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रोकन डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ये ब्रिटल नेचर शो करेगा। तो ऐसी एक्टिविटी करके हम लोग घरों में छोटे छोटे चीज़ों पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं चीज़ों को कि ये मेटालिक कैरेक्टर वाला है, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। तो ये चारों चीज़ों में अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो आयरन नेल हार्डनेस में बहुत ज़्यादा है, तो ये मेटल हो गया। दूसरा एल्युमिनियम वायर, ये भी काफ़ी हार्ड है, तो ये भी मेटल हो गया। अब बाकी दो चीज़ें जो बची हैं, कोल पीस एंड पेंसिल लेड, ये जो क्या हो गए, नॉन मेटल हो गए, क्योंकि ये इजीली ब्रेक हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं छोटे छोटे पीसेस में। आइए नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। तो इस तरह से एक्टिविटी से क्लियर हुआ कि जब फोर्स अप्लाई किया जा रहा है हैमर से किसी आयरन नेल को या किसी भी मेटल के नेल को पीटा जा रहा है, तो उसका शेप चेंज हो रहा है, वो मोटे से पतला हो जा रहा है, और पीटेंगे तो और पतला हो जाएगा और एक शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, पतले से चादर में, मेटल के शीट में, चादर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है एक यूनिक प्रॉपर्टी है मेटल की, जो नॉन मेटल में नहीं पाई जाती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। ठीक है, मेलिएबिलिटी का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल टू गेट्स कन्वर्ट इट इनटू अ थिन शीट बाय हैमरिंग ऑन इट। यानी किसी मेटल को अगर हैमर कर रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वो टूट नहीं रहा है, जब अपने आप के एरिया को फैलाते जा रहा है। ठीक है, तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे पीसेस में टूटेगा नहीं। इसी प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी बोलते हैं, और ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं पाई जाती है। अब आप जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में समझे थे कि घर में जितने भी बर्तन या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, उनके हैंडल वगैरह आप देखेंगे तो इंसुलेटर के बने होते हैं, यानी नॉन मेटल के बने होते हैं, जिससे हम लोग को हीट, मतलब आग से हम लोग जल न जाए, हमारे बॉडी पार्ट्स न जल जाए, या इलेक्ट्रिक शॉक ना लग जाए। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन को देखते होंगे तो वो जो स्क्रू ड्राइवर और एक्सेट्रा जो भी यूज करता है, जब भी बिजली का काम कुछ करता है, तो वो प्लास्टिक हैंडल वाले चीज़ों को, मतलब उसके हैंडल पर प्लास्टिक की कवरिंग रहती है ताकि उसको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। इसी तरह हम लोग जो बर्तन यूज करते हैं घरों में, चाहे वो पैन हो या प्रेशर कुकर हो या कुछ और हो, तो उसके हैंडल पे प्लास्टिक या वुड, लकड़ी का कवरिंग रहता है, ताकि हम वो जो हीट उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है कंडक्शन प्रोसेस से, ठीक है, वो हमारे हाथों तक ना पहुँचे और हमारे हाथ जले ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक डेली लाइफ में मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। केवल मेटल ही ज़रूरी नहीं है, दोनों का ही
सामंजस्य, एक कोऑर्डिनेशन और हर जगह होना ये ज़रूरी है, और ये हमारे लाइफ के लिए बहुत सपोर्टिंग भी है। केवल एक के भरोसे हम लोग नहीं रह सकते हैं। अब देखते हैं एक और एक्टिविटी आ गया, एक्टिविटी 4.2। इस एक्टिविटी से हम लोग क्लियर करेंगे कि क्या मेटल कंडक्टर होता है और क्या नॉन मेटल कंडक्टर होता है या नहीं होता है। इन दोनों चीज़ों को हम लोग इससे क्लियर करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी सेल लेंगे, बैटरी लेंगे, जिसमें जो वॉल क्लॉक में लगाई जाती है छोटी सेल, उसको लेंगे और उसमें दोनों तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल पे छोटे छोटे वायर के पीसेस बांध देंगे रबर बैंड या अदर किसी चीज़ की हेल्प से। देन एक तरफ का एंड से वायर का कनेक्शन एलईडी के एक एंड से जोड़ देंगे और दूसरे वायर का कनेक्शन डायरेक्टली एलईडी से नहीं जोड़ करके बीच में एक आयरन नेल से जोड़ेंगे एक तरफ, और दूसरे एंड से आयरन नेल को एक और छोटे सा पीस वायर कर लेंगे, उसको आयरन नेल में लपेटेंगे और फिर उस वायर को फाइनली एलईडी में जोड़ेंगे, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक, ये आयरन नेल हो गया है। अब देखेंगे तो बल्ब जल जाएगा। ठीक, अब इसी जगह पे जहाँ आयरन नेल हम लोग लगाए थे यहाँ पर, इसकी जगह पे हम लोग क्या करें, कुछ और लगा दें। क्या लगा दें, और क्या लगा सकते हैं, जैसे कि कोई आयरन पीस या कोल लगा देते हैं। तो कोयला लगाएंगे तो क्या होता है, बल्ब जलेगा नहीं। जहाँ आयरन नेल लगाए थे वहाँ कोयले का कनेक्शन कर देते हैं तो वो बल्ब नहीं जलेगा। तो इस छोटे से एक्टिविटी से हमको ये क्लियर हो जाता है कि जो मेटल है यानी आयरन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, तभी बल्ब जो है जल रहा है, ग्लो कर रहा है। और इन द केस ऑफ कोल द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, दैट क्लियरली इंडिकेट दैट इट्स नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वी कैन से coal or any non-metal is bad conductor of electricity, or they are we can say that they are insulator also, but not all of them। लेकिन सभी नॉन मेटल नहीं होते हैं नॉन कंडक्टर, कुछ होते हैं, उनके बारे में हम लोग एक्सेप्शन में अलग से केस में पढ़ेंगे। तो अभी तक ये सब हो गया। तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग समझ गए कि मेटल कंडक्टर होता है अच्छा, और नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होता है या इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, यानी उससे इलेक्ट्रिसिटी या हीट फ्लो नहीं होती। इसीलिए बर्तनों के हैंडल या अदर चीज़ों पर प्लास्टिक का कोटिंग लगाया जाता है, जिससे हम लोग हीट और इलेक्ट्रिसिटी से बच जाते हैं। फिर अगली प्रॉपर्टी जो मेटल नॉन मेटल की आती है वो है डक्टिलिटी। जैसे हम लोग मेलिबिलिटी पढ़े थे, यानी मेटल को पीट कर हैमर करके उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर उसको कोई आकार दे सकते हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ या कुछ भी बना सकते हैं। उसी तरह डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई मेटल को पीट कर या अदर किसी फोर्स, कोई और तरह के फोर्स से अप्लाई करके उसको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी थोड़ा सा टुकड़ा हम मेटल का लेंगे और उसको उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उससे कई किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। जैसा कि आप लोग वायर देखते होंगे घरों में या बाहर, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए वायर होता है वो इसी तरह बनाया जाता है, मेटल से वायर बनाना। तो यानी मेटल को वायर में कन्वर्ट करना, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, डक्टाइल नेचर बोलते हैं, जो कि केवल मेटल में ही पाया जाता है। क्योंकि आप इमेजिन करें या सोचिए, कभी कोयले का वायर हो सकता है, क्योंकि कोयला तो एक बार मारेंगे टूट जाएगा, तो उसको तो लंबा वायर में कन्वर्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए डक्टिलिटी भी मेटल का प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल में ये शो नहीं करता है। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। वेट। अब मेटल की कुछ एक और नई प्रॉपर्टी हम लोग समझेंगे, यानी मटेरियल की कोई और नई प्रॉपर्टी समझेंगे, जिससे हम लोग को क्लियर होगा कि किस में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, किस मटेरियल में, और किस में नहीं पाई जाती है। जैसे कि आपने आप मंदिर जाते होंगे, अगर आप पूजा करते होंगे मंदिर या चर्च, जहाँ भी आप जाते होंगे, तो वहाँ साउंड क्रिएट करने के लिए घंटियाँ होती हैं। ठीक है, चर्च में भी होता है बेल, और मंदिरों में भी बेल होता है, या स्कूल में तो बेल होता ही है, जो हर टाइम पीरियड पे क्लास लगने पे बजता है। तो बेल क्या, अभी कभी आप लकड़ी का बेल देखें जो वुड का बना हो? नहीं ना,
क्योंकि लकड़ी का बेल तो होता नहीं है, और लकड़ी का अगर बनेगा भी उसको पीटेंगे तो आवाज़ ही नहीं निकलेगा, इतना लो वॉल्यूम का या लो फ्रिक्वेंसी का साउंड निकलेगा कि वो दूर तक जा ही नहीं पाएगा, किसी को सुनाई नहीं देगा। हाँ, इसीलिए मेटल के बनाए जाते हैं बेल, क्योंकि उसको अगर स्ट्राइक करते हैं, पीटते हैं कोई, तो हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड क्रिएट होता है, और हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड दूर तक ट्रेवल करता है, ठीक है, और काफ़ी दूर से लोगों को सुनाई दे देता है। तो ये जो खनखनाहट की आवाज़ होती है, किसी भी मेटल को आप पीटेंगे मान लीजिए तो खन खन जैसा आवाज़ करेगा, टन टन। जबकि किसी नॉन मेटल को पीटेंगे, जैसे लकड़ी को पीट रहे हैं या मतलब वुड को पीट रहे हैं, तो धम या उससे भी लो फ्रीक्वेंसी का साउंड, बहुत बहुत ही धीमा साउंड या मोटा साउंड निकलेगा। तो ये जो अलग तरह का निकल रहा है साउंड मेटल में, ये इसकी स्पेसिफिक एक प्रॉपर्टी है जो नॉन मेटल में नहीं ऑब्जर्व होती है या सुनाई नहीं देती है। इसको बोलते हैं सोनोरोसिटी। ये एक नया एक वर्ड है, सोनोरोसिटी, सोनरस साउंड, a sound which is a peculiar sound created by the metal when it is struck by something। यानी मेटल को जब स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो एक अलग तरह का खनकता हुआ आवाज़ निकलता है जिसको सोनरस साउंड बोलते हैं। और इस तरह का साउंड केवल किस में प्रोड्यूस होता है? मेटल में ही। नॉन मेटल में सोनरोसिटी या सोनरस साउंड क्रिएट नहीं होता है। ये भी एक कंट्रास्टिंग डिफरेंस हम लोग को समझ में आ गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा? ये हो गया, अभी तक हम लोगों ने हार्डनेस, मेटल हार्ड होता है, नॉन मेटल हार्ड नहीं होता है, ये समझा। मोस्टली मेटल हार्ड होते हैं और नॉन मेटल हार्ड नहीं होते हैं। फिर दूसरा प्रॉपर्टी समझा था लस्टरस, कैसा लुक है। मेटल चमकीले होते हैं या उनको थोड़ा सरफ करेंगे तब उनमें चमक आता है, जबकि नॉन मेटल चमकीले नहीं होते हैं, यानी उनमें लस्टर नहीं होता है। फिर मेलिएबिलिटी, मेटल को पीट करके थिन शीट कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल को पीटेंगे तो वो टूट जाएगा तुरंत, उनका शीट बनना तो इम्पॉसिबल ही है। तो मेलिएबिलिटी इज फाउंड ओनली इन मेटल, इट डजंट फेल इन नॉन मेटल्स। फिर डक्टाइल नेचर या डक्टिलिटी जो है वो भी मेटल में पाई जाती है, जिसकी हेल्प से मेटल को लंबे लंबे वायर में कन्वर्ट किया जाता है, जबकि नॉन मेटल में ये भी नहीं होता है प्रॉपर्टी। फिर सोनरस, जस्ट अभी हम लोगों ने समझा कि सोनरस साउंड यानी एक खनकती हुई हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, इजीली ऑडिबल होती है, सुनने में क्लियर सुनाई देती है। तो ये भी मेटल में सोनरस साउंड क्रिएट होता है जब उसको स्ट्राइक करते हैं, यानी मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन नॉन मेटल में नहीं, केवल मेटल में ही ये सुनाई देती है। फिर और क्या प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे? एक कंडक्टिविटी का, जो हम लोग सर्किट सेल से बनाकर समझे थे एक्टिविटी में, कि मेटल जो होते हैं बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं और नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि मेटल से इलेक्ट्रिसिटी और हीट बहुत तेज़ी से ट्रेवल करता है। इसलिए बर्तनों के हैंडल पर नॉन मेटल का कोटिंग होता है ताकि हम लोग हीट से बच जाएंगे। तो हीट ट्रेवल करते करते उसके थ्रू हमारे हाथों तक पहुंच जाएगा और हम उस बर्तन को पकड़ने जाएंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे। जब और उसको हाथ से जलने से रोकने कौन बचाता है? प्लास्टिक या वुडन कवर। तो प्लास्टिक या वुडन कवर क्या होगा? हीट को रोकने का काम कर दिया, ठीक ना। तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है नॉन मेटल, और अच्छा कंडक्टर हो जाता है मेटल्स। अब इसके बाद हम लोग कुछ समझ लेते हैं, कुछ पेक्यूलियर या मेन एग्जांपल्स। जैसे मेटल में कॉमन, ऐसे तो बहुत सारे मेटल हैं हमारे अर्थ के सरफेस में पाए जाते हैं मिनरल के फॉर्म में, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। बहुत सारे मेटल है, ये मेटल के कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। इसके कंपैरिजन में अगर नॉन मेटल का देखा जाए तो नॉन मेटल में कार्बन आएगा, और कार्बन का ही एक फॉर्म है, या कार्बन को कोयला भी बोलते हैं, कोल बोलते हैं। फिर सल्फर हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो नॉन मेटल में आती हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन एक्सेट्रा, जो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो इस तरह के नॉन मेटल हो गए। फॉस्फोरस, सल्फर पाउडर अभी पढ़े थे, तो ये सब नॉन मेटल के एग्जाम्पल हो गए। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ यूनिक केसेस पढ़ेंगे। जैसा मैंने बताया था कि कुछ यूनिक केसेस भी होते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। जैसा मैंने बोला था कि मोस्टली मेटल हार्ड होते हैं और नॉन मेटल सॉफ्ट।
मोस्टली बोला था, ये नहीं बोला था कि सभी के सभी। जैसा यहाँ दिया हुआ है कि सोडियम और पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम दो ऐसे मेटल हैं जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, रबर जैसे होते हैं, रबर से भी सॉफ्ट, और उनको ईजिली नाइफ से, चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, जबकि हम लोग पढ़े थे कि मोस्टली जो होते हैं मेटल क्या होते हैं, हार्ड नेचर में होते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट है, तो इनका थोड़ा सा कैरेक्टर डिफरेंट है। तो ये जो सॉफ्टनेस, एक थोड़ा सा इनका नॉर्मल बिहेवियर से अलग है, बाकी इनके कैरेक्टर्स या प्रॉपर्टीज़ मेटल की तरह ही होते हैं। उसके अलावा एक और मेटल है जो इनसे भी ज़्यादा सॉफ्ट है, यानी वो तो लिक्विड के फॉर्म में होता है। ठीक है, जबकि मेटल तो हम लोग पढ़े थे कि सॉलिड होता है, हार्ड होता है, सॉलिड होता है। तो मरकरी, जिसको आप क्लास 7 में पढ़े होंगे कि थर्मोमीटर में मरकरी भरा रहता है जो टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प करता है। तो मरकरी क्या हो गया, एक तरह का मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में। तो ये सब एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब कुछ यूनिक या अलग केसेस जो नॉर्मल से हटकर है, लेकिन फिर भी ये मेटल में काउंट होते हैं क्योंकि इनके अदर प्रॉपर्टीज़ मेटल जैसे ही हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि अभी तक तो हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, अब हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंबाइंड फॉर्म में। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी दिया हुआ है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन यानी हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद है उससे किस तरह से रिएक्शन करता है कोई भी मेटल या नॉन मेटल। इसके लिए दो रिएक्शन आपके बुक में समझाए गए हैं, हाफ रिएक्शन, इसको पूरा नहीं दिखाया गया है, आपको समझना पड़ेगा कि पूरा क्या रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले है आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू क्वेश्चन मार्क, मतलब आयरन लोहा हो गया, वो ऑक्सीजन और पानी से रिएक्शन करके क्या बनाता है, क्वेश्चन मार्क। और दूसरा रिएक्शन है कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो मेटल होता है वो रिबन के शेप का होता है, यानी जैसे रिबन होता है ना, उसी तरह पतला शेप का होता है, बहुत ही महीन। उसको जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो क्या बनता है, ये दो इनकम्प्लीट रिएक्शन दिया है, तो ये दोनों में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का समझना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयरन यानी लोहे को अगर ओपन एयर में रख दें और मॉइस्चर या पानी उस पर गिरे तो उस पर क्या लग जाता है, जंग, रस्टिंग। तो ये पहले रिएक्शन में जो क्या होगा, रस्टिंग होगा। ठीक है, रस्ट लग जाएगा और रेडिश ब्राउन कलर का एक ऊपर आयरन के ऊपर लेयर बन जाएगा, और रस्टिंग होगा तो क्या होगा, आयरन, आयरन का वो जो पीस है वो वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो पहला रिएक्शन में रस्टिंग होगा। अब दूसरा क्या है, मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाते हैं तो वो वाइट कलर का क्या करता है, ऐश बनाता है, राख। जलने के बाद बहुत सारी चीज़ें ब्लैक ऐश बनाती है, कुछ वाइट ऐश बनाती है। तो ये मैग्नीशियम ब्लैक ऐश वाइट ऐश बनाती है, सफ़ेद राख बनाती है। इस राख को पानी में हम लोग घोल लेंगे थोड़े से वाटर में लेकर के, और फिर उस वाटर में हम लोग क्या डालेंगे, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आप जानते हैं ना, जिस पिछले 7th क्लास में आप पढ़े होंगे एसिड बेस चैप्टर, जिसमें लिटमस पेपर का यूज आप लोगों को बताया गया होगा कि लिटमस पेपर जब रेड टू ब्लू होता है तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ बेसिक है। अगर उसको डिप करेंगे रेड वाले को और ब्लू हो जाए तो बेसिक है, और अगर ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे और वो रेडिश कलर में चेंज हो जाएगा तो वो एसिडिक है। तो इसी तरह इस सोल्यूशन को भी हम लोग चेक करना हो कि वो जो वाइट ऐश बना है वो एसिडिक है कि बेसिक है, तो उसको पानी में घोलेंगे और फिर उसमें बारी बारी से पहले रेड लिटमस डालेंगे, फिर वाइट लिटमस पेपर डालेंगे। तो मान लीजिए रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, वाइट लिटमस पेपर नहीं होता है। तो रेड लिटमस पेपर मान लीजिए पहले डालें तो वो ब्लू हो गया, तो ये क्लियरली क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो सोल्यूशन बना है ये बेसिक नेचर में, यानी ये वो बेस कुछ बनाया है। जो वाइट ऐश बना था वो बेस नेचर का है, और वो बेस नेचर का है इसलिए वो क्या हो गया, ब्लू। तो ब्लू कलर में वो कन्वर्ट हो गया क्योंकि उसमें बेस बना हुआ था जो ऐश था। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी चीज़ों के एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को भी चेक कर सकते हैं रिएक्शन के बाद। दूसरा एक एक्टिविटी और दिया हुआ है, एक्टिविटी 4.4। इसमें क्या है कि एक डीफ्लैग्रेटिंग स्पून एक लेना है।
ठीक है। डिफ्लेग्रेटिंग स्पून एक लंबे हैंडल वाला स्पून लेना है। अगर वो नहीं है तो आप एक किसी मेटालिक ढक्कन, किसी बॉटल के छोटे से ढक्कन को ले सकते हैं, जिसमें कोई वायर बांध सकते हैं, लंबा सा वायर, हार्ड वायर, ताकि वो पकड़ने के हैंडल की तरह काम करने के यूज आए। अब फिर क्या करेंगे कि इसमें जो छोटा सा स्पून लिए हैं मान लीजिए, या फिर छोटा ढक्कन लिए हैं जिसमें लंबा वायर बांध दिए हैं एज ए हैंडल यूज करने के लिए, तो उसमें सल्फ़र पाउडर डालेंगे। और सल्फ़र पाउडर काफ़ी रिएक्टिव होता है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वो बर्न करने लगेगा, जलने लगेगा। जैसे ही जलने लगेगा उसको एक क्लोज जार में, कांच के क्लोज जार में उसको डाल देंगे हैंडल सहित, और बंद कर देंगे जार को, ताकि जो भी धुआं या फ्यूम बन रहा है या स्मोक बन रहा है जो भी, वो अंदर ही रहे, लीक ना हो। फिर जब सारा वो बर्निंग हो जाएगा कंप्लीट, वो सल्फ़र सारा जल जाएगा, तो फिर धीरे से कुछ समय बाद इसको निकाल लेंगे, स्पून को, या जो हम लोग बनाया डिफ्लेग्रेटिंग स्पून उसको निकाल लेंगे ढक्कन को। और फिर उस जो कंटेनर है या जो जार है उसमें थोड़ा वाटर मिलाएंगे, उसको शेक कर लेंगे, ताकि जो फ्यूम अंदर था उसके साथ सलूशन बन जाए पानी का, पानी में वो मिक्स हो जाए। और फिर पानी में जब वो मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा वाटर डालेंगे। उस सलूशन को थोड़ा सा निकालेंगे बाहर किसी पेट्री डिश में या किसी ग्लास के अपरेटस में, लैब वाले अपरेटस में। उसमें फिर क्या करेंगे कि वही लिटमस पेपर लेंगे और बारी बारी से चेक करेंगे। रेड लिटमस पेपर लेकर चलेंगे और ब्लू लिटमस पेपर भी, और हम लोग चेक कर पाएंगे, पता कर लेंगे कि वो जो सलूशन है एसिडिक है कि बेसिक है। तो इस तरह से हम लोग ईजिली कोई भी जो नया चीज़ केमिकल रिएक्शन के बाद बना है उसका एसिडिक बेसिक बिहेवियर पता कर सकते हैं, सिंपली जस्ट बाई डाइल्यूटिंग दैट पार्टिकुलर कंपाउंड। मतलब पहले पानी में उसको घोल बना लेंगे और फिर 1 by 1 ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर डाल के चेक कर सकते हैं कि एसिडिक वो चीज़ बना है या बेसिक। अब तो जैसा कि इसमें होता है, सल्फ़र पाउडर जलता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ऑक्सीजन के सपोर्ट से ही जलती है। आप लोग क्लास 6 में ही पढ़े होंगे कि किसी भी चीज़ के बर्निंग के लिए ऑक्सीजन इज अ नेसेसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टर ऑफ द बर्निंग। बिना ऑक्सीजन के कहीं आग लगेगी नहीं। तो वो सारा जो सल्फ़र जल गया था वो किसके प्रेजेंस में जला होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो वो सल्फ़र ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और बना दिया सल्फ़र डाइऑक्साइड, एक कंपाउंड केमिकल बना लिया, जो इसका फ्यूम उस पर ग्लास के जार में भरा हुआ था। अब वो फ्यूम थोड़ी देर बाद थोड़ा सेटल हुआ रहा होगा, उसमें पानी हम लोग मिलाएं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड पानी से रिएक्शन किया और सल्फ्यूरस एसिड बना दिया, एक तरह का एसिड। ठीक है, अब एसिड बनाया तो वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज करेगा? रेड लिटमस पेपर में, यानी रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। और ये क्लियरली इंडिकेट करेगा कि वो जो कंपाउंड या केमिकल बना है रिएक्शन के बाद वो एसिडिक है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को बहुत ही क्लियरली समझ सकते हैं बाय डूइंग सम स्मॉल एक्टिविटीज़ इन आवर स्कूल और इन आवर हाउस, इफ़ द रिक्वायर्ड थिंग्स आर अवेलेबल। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टाइप ऑफ रिएक्शन में। दूसरा केमिकल रिएक्शन विथ वाटर। पानी के साथ मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, इसको हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे। तो पानी के साथ या वाटर के साथ रिएक्शन के लिए एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 4.5। इसमें क्या दिया है कि एक टम्बलर लेंगे। टम्बलर का मतलब होता है कि बिना हैंडल का कोई भी कंटेनर, ग्लास का, जैसे ग्लास होता है कांच का ग्लास, उसको टम्बलर बोलते हैं। तो उसको ले लिए कोई बड़े से कंटेनर को, और उसमें पानी भर लिए आधा ग्लास, लगभग हाफ ग्लास वाटर उसको फिल कर दिए। और उसमें फिर एक सोडियम, हाँ उसके पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। सोडियम मेटल जो होता है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब वाटर से रिएक्शन बहुत तेज़ी से करता है और एक बहुत ज़्यादा हीट निकालता है, इसलिए इसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन करने वाला भी बोलते हैं। एक्जोथर्मिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, जैसे कि कोई पटाखे या बम, छोटा सा पटाखा जल रहा है
ऐसा स्पार्क करेगा और साथ में वो सॉल्यूशन को गर्म भी कर देगा, इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इसलिए इसको पानी से दूर रखा जाता है, हमेशा इसको केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी के तेल में जो ये स्टेबल रहता है, और जैसे ही मिट्टी के तेल से बाहर निकाल के ये सूखने लगता है, ड्राई होने लगता है, या फिर पानी में जाता है तो हाईली रिएक्टिव हो जाता है, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, ब्लास्ट कर जाता है, बहुत ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत ही केयर के साथ यूज करना है, कैजुअली नहीं, अदरवाइज ये बहुत हार्म भी कर सकता है। तो इस जो एक्टिविटी है इसमें क्या करेंगे हम लोग कि हाफ ग्लास एक पानी ले लिए और उसमें फिर सोडियम मेटल को, चूँकि बहुत सॉफ्ट होता है, इसको चाकू से काट लेंगे। एक छोटा सा गेहूं का दाना जो होता है, छोटा सा अनाज का, उतना बड़ा पीस काट लेंगे सोडियम मेटल का, और थोड़े से कॉटन में उसको लपेट लेंगे, और लपेट करके फिर उस ग्लास में डालेंगे जिसमें पानी भरा है, और फिर थोड़ा सा दूर होकर उसको ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि पास से नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा एक्जोथर्मिक रिएक्शन हीट प्रोड्यूस करेगा, मे भी ब्लास्ट कर जाए, कुछ एबनॉर्मल हो जाए, इसलिए दूर से ही ऑब्जर्व करेंगे ताकि हमको कुछ हार्म ना हो। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे धीरे जाएगा सोडियम मेटल, कॉटन उसका भीगेगा पानी से, और फिर अल्टीमेटली वाटर का कांटेक्ट सोडियम मेटल से हो जाएगा, और फिर वो रिएक्शन करेगा, वो बर्स्ट करेगा, फटेगा, या थोड़ा सा लाइट प्रोड्यूस करेगा, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे। ये सारा ऑब्जर्व करिए आप। ठीक है, तो इस तरह हम लोग पाते हैं कि सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है पानी के साथ। तो ये इंडिकेट करता है कि मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं पानी के साथ, वाटर के साथ। लेकिन क्या सारे मेटल रिएक्टिव होते हैं? नहीं। अब देखिए, जैसे आयरन मेटल है, आयरन मेटल का एग्जांपल लें तो लोहा जो है पानी के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, बहुत ही धीरे धीरे रिएक्शन करता है। जैसे कि रस्टिंग होता है, रस्टिंग एक ही दिन में सारा नहीं हो जाता कि सारा लोहा ध्वस्त हो गया, ख़राब हो गया। ठीक है, तो ये कुछ मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वाटर के साथ, तो कुछ बहुत ही स्लो होते हैं। इसी तरह नॉन मेटल का देखा जाए तो बहुत सारे नॉन मेटल वाटर के साथ एकदम रिएक्टिव होते नहीं हैं, और कुछ जो होते हैं बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं नॉन मेटल जो हवा के साथ रिएक्शन करते हैं। यानी उनको अगर ओपन एयर में रख दें तो ऑक्सीजन, जो एयर में ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करते हैं और ब्लास्ट कर जाते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सोडियम मेटल पानी में ब्लास्ट कर जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, उसी तरह कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं जो एयर में, ओपन एयर में रखेंगे तो वो ब्लास्ट कर जाएंगे और हीट और लाइट प्रोड्यूस करेंगे। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा कि उनको एयर में ना रख करके पानी में डुबो कर रखना पड़ेगा ताकि वो स्टेबल रहे। जैसे इसका एग्जांपल है फास्फोरस नॉन मेटल। तो फास्फोरस नॉन मेटल को पानी में डुबो कर रखा जाता है ताकि वो स्टेबल रहे, और जैसे ही पानी से बाहर निकलता है और ड्राई होने लगता है तो वो ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है, और एयर से उसका कांटेक्ट होने से हम लोग बचाने का प्रयास करना चाहिए। जिस तरह हम लोग सोडियम को पानी से कांटेक्ट होने से बचाते हैं, अदरवाइज वो काफ़ी रिएक्टिव हो सकता है और हार्म भी कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में, जो है रिएक्शन विद एसिड्स। अब मेटल और नॉन मेटल किस तरह से एसिड से रिएक्शन करते हैं उस बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से एसिड और बेस के साथ मेटल